टॉपिक होगी उच्चतम और न्यूनतम। अवकलज के अनुप्रयोग के लेसन 6.5 ये आपके अवकलज के अनुप्रयोग में जितने लेसन पढ़े हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण लेसन है और ये एग्जाम के व्यू से भी, परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उच्चतम और न्यूनतम को समझने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले इसके ज्योमेट्रिकल फिगर पर चलेंगे, ज्योमेट्रिकल अप्रोच पर चलेंगे, ज्यामितीय ग्राफ बनाकर देखेंगे कब किसी फलन को उच्चतम और कब किसी फलन को न्यूनतम कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो हम एक बात करते हैं फलन के लिए, बोर्ड पर देखेंगे आप लोग ध्यान से। मान लेते हैं कि यह हमारा x डैश एक्सिस है और यह y डैश एक्सिस है। एक फलन लेते हैं, उस फलन की ग्राफ खींचते हैं। मान लिया कि यह एक फलन की ग्राफ है, तो अगर यह y है तो हम इसे y बराबर fx भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फलन के ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लिया कि यह फलन की ग्राफ जो है यह a से लेकर b तक है, अर्थात यह जो फलन है उस फलन की जो डोमेन है वह ए बी होगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फलन जिस अंतराल में परिभाषित होती है वह उसकी डोमेन कहलाती है। तो मान लिया कि ए बी उसका डोमेन है, इसके बीच में यह ए बी अंतराल जो है उसका डोमेन का अंतराल है। इसमें देखेंगे इसके बीच में एक्स की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। इस अंतराल में एक्स की विभिन्न बिंदुएं मिल जाएंगी। अगर हम अब इस फलन के लिए बात करते हैं तो इस फलन में आप लोग देखेंगे इसके ग्राफ में कि इस फलन के ग्राफ में जो यह बिंदु है, यह बिंदु, इस बिंदु पर सबसे उच्चतम मान आ रहे हैं। यह जो बिंदु है, इस बिंदु पर आप ध्यान से देखेंगे तो फलन की सबसे उच्चतम बिंदु है। इसके अलावे जितने सारे बिंदु हैं इधर इस साइड में या फिर इस साइड में, वे सभी के सभी इस उच्चतम मान से थोड़ा कम कम होते जा रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यह जो उच्चतम मान है यह x के इस x एक्सिस पर बिंदु C पर आता है ना। इस फलन के जो सबसे उच्चतम मान है वह x एक्सिस के बिंदु C पर आता है। तो हम लोग C को उच्चतम बिंदु कहते हैं, उच्चतम की बिंदु कहते हैं। तथा अगर हम इस fx में या c रख देंगे तो इस y एक्सिस पर, है ना, इस बिंदु का y एक्सिस पर मान आ जाएगा fc। तो जो fc होगी यह उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि, है ना, यदि C belongs to ओपन इंटरवल ए बी, हम आपको बताएंगे कि इसमें ओपन इंटरवल के लिए क्यों बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल को क्यों नहीं ला पा रहे। हम आगे चलते चलते इसको आपको बता देंगे कि यदि C इज, अगर कोई C ऐसा बिंदु है जो इस ए बी अंतराल में है अर्थात fx के डोमेन में स्थित है, तथा fc is greater than fc is greater than क्या, fx for all x belongs to ए बी। चेक कीजिए ना, हमारा जो fc होगा, इस fc सबसे बड़ा होगा अगर x की कोई भी वैल्यू रखिएगा, है ना। x के हम कोई भी इसमें वैल्यू रखें, यहाँ से इस पर, इस पूरे ए बी डोमेन में अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखें तो इसमें से जो c वाला बिंदु होगा fc का जो मान आएगा वह सबसे उच्चतम होगा। देख लीजिए ना, सबसे मैक्सिमम है। तो fc इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, मतलब जितने अंतराल ए बी में बिंदु होंगे उन सब में से fc बड़ा होगा। तब जाकर आप क्या कह देंगे, तब हम c को उच्चतम की
बिंदु कहते हैं एवं एफसी को उच्चतम मान कहते हैं, मान कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक और बात करते हैं एक दूसरे फलन के लिए। मान लेते हैं कि इसमें ये एक्स डैश एक्सिस है, ये फिर से वाई डैश एक्सिस है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अगर फलन के लिए बात करते हैं, मान लिया कि एक फलन की ग्राफ इस तरह से है, इसमें भी जो इंटरवल है वह ए से लेकर यहाँ से है ना, एक ओपन इंटरवल हम बी ए बी के बात करते हैं। तो आप इस ए बी ओपन इंटरवल में देखेंगे, इस पूरे ग्राफ को देखिए तो आपको देखने से पता चलेगा कि यह जो बिंदु है, यह बिंदु है, इस पर सबसे निम्नतम मान आ रहे हैं। यह जो बिंदु है इस ग्राफ के सबसे निम्नतम मान वाले बिंदु है। अगर मान लिया कि एक्स एक्सिस पर ये सी पर आ रहे हैं, तो इस सी पर ही इस फलन की सबसे निम्नतम मान प्राप्त हो रही है। तो हम लोग इस सी को निम्नतम की बिंदु कहते हैं और क्या, और यह जो एफसी है इस एफसी को निम्नतम मान कहते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस ए बी में पूरे जो ए बी है, इस ए बी में आप कोई भी बिंदु लीजिए, इस सब में से जो सी होगा यही सबसे निम्नतम बिंदु होगा, है ना। सी पर ही सबसे इस फलन की सबसे निम्नतम मान आएगी। तो फिर हम लोग इस सी को निम्नतम के बिंदु कह देंगे और एफ सी को निम्नतम मान कह देंगे। तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं क्या, कि यदि C belongs to open interval AB तथा FC is less than all fx, है ना, for x belongs to AB, तब हम C को निम्नतम की बिंदु कहेंगे, C को निम्नतम की बिंदु कहते हैं एवं जो हमारी FC होगी वह निम्नतम मान कहलाता है, मान कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल किसी फलन की जो ज्योमेट्रिकल विधि है, जो ग्राफ पर दर्शाकर हमने इसके उच्चतम और निम्नतम बिंदु को समझे और उच्चतम और निम्नतम मान को समझे, ये क्यों होते हैं, तो बिल्कुल आपको इसको देखने से पता चलता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई फलन है तो उस फलन में केवल एक ही उच्चतम बिंदु होंगे या एक निम्नतम बिंदु होगा, है ना। कि अगर इस फलन को हम लोग देखें तो इस फलन में केवल यही उच्चतम मान है और यहाँ से एक इसमें केवल एक ही निम्नतम मान है, तो ऐसी बात नहीं है। किसी फलन में एक से अधिक उच्चतम मान भी हो सकते हैं और एक से अधिक निम्नतम मान भी हो सकते हैं। तो चेक कीजिए ना, हम आपको दिखाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो देखिए इसमें कैसे इसका ग्राफ होता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब चेक कीजिए ना इसमें, है ना, इसमें चेक कीजिए तो इसका उच्चतम मान कहाँ है। एक यहाँ उच्चतम मान हो गया, एक ये उच्चतम मान हो गया, एक ये उच्चतम मान हो गई। इसी तरह से एक यहाँ निम्नतम मान हो गई, एक यहाँ निम्नतम मान हो गई। तो हम लोग बिल्कुल समझेंगे कि जो कोई फलन है तो उस फलन में केवल एक ही उच्चतम मान नहीं हो सकते हैं या एक ही निम्नतम मान नहीं हो सकते हैं, बल्कि एक से अधिक उच्चतम मान और एक से अधिक निम्नतम मान भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नोट में लिख देते हैं कि किसी फलन की एक से अधिक उच्चतम एवं
निम्नतम मान हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो फिर इसे आप लोग नोट करेंगे। हम लोग अगला थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा वह निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान। तो हम लोग उच्चतम मान और निम्नतम मान को पढ़ चुके हैं। तो उसमें एक बात ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ी सा इस बात को थोड़ा देखिएगा कि हमने आपको बता रहा था कि जब अगर इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से अगर जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर एक क्या उच्चतम मान प्राप्त हो रही थी जिसे हम लोग उच्चतम की बिंदु कहते हैं, और इस ग्राफ में हम लोग यहाँ पर बिंदु सी पर यहाँ पर निम्नतम मान प्राप्त करते थे जिसे निम्नतम की बिंदु कहते थे, निम्नतम की बिंदु कहते थे। तो इसमें क्या होता है कि जिस मान पर ध्यान देंगे कि जिस बिंदु पर उच्चतम या निम्नतम बिंदु हो इसे एक और नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्रांतिक मान, क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कही जाती है। तो जो सी है मतलब जिस बिंदु पर x के जिस बिंदु पर या इंटरवल के, है ना, इसमें तो इंटरवल में होंगे, इंटरवल में जिस बिंदु पर किसी फलन के मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू प्राप्त हो तो हम लोग उस बिंदु को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। तो क्रांतिक बिंदु का आप लोग अर्थ बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि निरपेक्ष उच्चतम एवं निरपेक्ष निम्नतम मान जानने के लिए सबसे पहले एक स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान जानते हैं। स्थानीय का अर्थ होता है लोकल, है ना। तो आपको आपके सामने एक ग्राफ हम दिए हैं, इस ग्राफ में समझेंगे आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर सबसे उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर निम्नतम मान प्राप्त हो रही है, यहाँ पर उच्चतम मान प्राप्त हो रही है, फिर यहाँ पर निम्नतम मान प्राप्त हो रही है, फिर यहाँ पर उच्चतम मान प्राप्त हो रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर उच्चतम मान प्राप्त रही है बिंदु C1, ठीक है, यह बिंदु C2 है, यह बिंदु C3 है, और यह बिंदु C4 है, और यह बिंदु C5 है। इसमें क्या करते हैं हम, एक स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान की बात करते हैं। देखिए स्थानीय का अर्थ होता है लोकल, लोकल का अर्थ होता है कि छोटी सी जगह है ना। तो अगर कोई इंटरवल, अगर कोई बिंदु है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट से के आसपास में एक छोटे अंतराल की बात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि h, स्मॉल h बहुत ही छोटे परिमाण हो तो क्या होगा कि हम बात करते हैं, अगर यह बिंदु C1 है तो इसका अर्थ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक C1 होगा। हम एक छोटा सा h क्वांटिटी ले लिए, स्मॉल क्वांटिटी h ले लिए। इससे थोड़ा सा पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो मान लिया कि यह क्वांटिटी h है, तो यह बिंदु जो मिलेगा वह C माइनस एच मिलेगा, C1 माइनस एच मिलेगा, ठीक है। और एक छोटे क्वांटिटी, अब इसके बाद बात करते हैं, एक छोटा इतना ही दूरी के अगला बात करते हैं, तो यह जो बिंदु होगा वह C1 प्लस एच हो जाएगा। अब आप देखिए, अब इसमें आपको एक इंटरवल बन गया है ना, एक अंतराल मिलती है, और यह अंतराल C1 माइनस एच से लेकर C1 प्लस एच तक बनती है। और इस छोटे अंतराल में जो आप देख रहे हैं इतने गैपिंग में, इस अंतराल में C1 ऐसी बिंदु है जिस पर सबसे उच्चतम मान प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लोग C1 को स्थानीय उच्चतम मान कहते हैं। मतलब क्या कि यदि है ना C1 बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल C1 माइनस एच और C1 प्लस एच तथा FC1 इज ग्रेटर देन Fx, है ना। FC1 जो है वो सबसे बड़ा है x के किसी भी वैल्यू पर इस अंतराल में, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C1 माइनस एच और C1 प्लस एच। तो हम लोग C1 को उच्चतम मान की
स्थानीय उच्चतम मान की बिंदु कहेंगे तथा FC1 को स्थानीय उच्चतम मान कहेंगे। तो C1 को स्थानीय उच्चतम बिंदु, उच्चतम की बिंदु कहते हैं तथा FC1 को स्थानीय उच्चतम मान कहते हैं, उच्चतम मान कहते हैं। ध्यान हम लोग देंगे स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय उच्चतम की बिंदु, सिंपल सी बात है। स्थानीय का अर्थ होता है लोकल, है ना, आसपास नजदीक में। तो अगर आपको स्थानीय उच्चतम मान पूछी जाए इसका अर्थ है कि वो कोई एक छोटा सा अंतराल होगा, एक लोकल अंतराल होगी, और उस लोकल अंतराल में कोई ऐसी बिंदु होगी जिस पर सबसे उच्चतम मान प्राप्त हो रहा होगा, उसे ही हम लोग स्थानीय उच्चतम मान कहेंगे। और कोई जिस बिंदु पर सबसे उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग स्थानीय उच्चतम की बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं इस C2 अंतराल में, ठीक है, इस C2 अंतराल में आप बात करते हैं तो C2 अंतराल में भी एक मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये दूरी C2, हम एक बिंदु ये ले लेते हैं। एक छोटे अंतराल की बात करते हैं वो भी H क्वांटिटी के लिए, यही ना, बहुत छोटे क्वांटिटी, इतनी एक छोटी क्वांटिटी मान लेते हैं, H इधर घटा दिए, ये तो C2 माइनस H बिंदु होंगे, या फिर एक H दूरी के लिए ले लिए तो यह तो C2 प्लस H होगा। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो C2 बिंदु है इस छोटे अंतराल में, छोटा अंतराल बन गया C2 माइनस H से C2 प्लस H तक, इस छोटे अंतराल में क्या हो रहे हैं कि C2 जो क्रिटिकल पॉइंट है इसी पॉइंट पर सबसे न्यूनतम बिंदु मिल रहे हैं, सबसे न्यूनतम मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मिलेंगे FC2 ये सबसे निम्नतम स्थानीय न्यूनतम मान कहलाएंगे और यह स्थानीय न्यूनतम मान की बिंदु कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि यदि FC2 is less than Fx for all x belongs to C2 minus H से C2 plus H, तो है ना, जो C2 होंगे इसको स्थानीय निम्नतम की बिंदु, है ना, कहेंगे, एवं जो FC2 है उसको स्थानीय निम्नतम मान कहेंगे। सर बहुत सारे बच्चों को इसको ये पूरे क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, क्योंकि ये सब धीरे धीरे जानेंगे तो धीरे धीरे करते करते पूरा कर लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं जान पाएंगे तो इतना जरूर जान लेंगे कि क्वेश्चन बहुत आसानी से हो पाएंगे। तो थोड़ा सा आप आराम से भी देखते रहिए ये चल क्या रहा है। तो यहाँ से हम लोग बात किए कि स्थानीय निम्नतम मान और स्थानीय उच्चतम मान। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए इसमें कहाँ कहाँ स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होंगे। एक इस बिंदु पर स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होंगे, एक इस बिंदु पर, और एक इस नहीं, यहाँ पर तो नहीं, एक इस बिंदु पर। मतलब क्या, C1, C3 और C5 क्रिटिकल पॉइंट पर आपको स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होते हैं। तो क्या करना होता है कि सभी के स्थानीय उच्चतम मान में से हम देखते हैं कि कौन सी मान सबसे बड़ी है ना। देखिए इसका उच्चतम मान देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तो पता चलता है कि इस यहाँ पर जो उच्चतम मान प्राप्त हो रहे हैं ये सबसे बड़ी है, तो हम लोग इसी उच्चतम मान को निरपेक्ष उच्चतम मान कहेंगे। ध्यान देंगे हम लोग, यह और यह सबसे पहले स्थानीय उच्चतम मान है ना, यहाँ भी स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ भी स्थानीय उच्चतम मान और यहाँ भी स्थानीय उच्चतम मान। तो इन सभी स्थानीय उच्चतम मान में से देखी जाती है कि कहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और सबसे उच्चतम बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो आप इन तीनों से तुलना करने पर पता चलता है कि यह स्थानीय उच्चतम मान सबसे अधिक है, तो इसी को हम लोग निरपेक्ष उच्चतम मान कहते हैं। तो निरपेक्ष उच्चतम मान की परिभाषा सिंपल दे सकते हैं। वास्तव में निरपेक्ष उच्चतम मान एक स्थानीय उच्चतम मान में से सबसे बड़ी मान होती है,
सबसे बड़ी मान वाली वह फलन होती है, तो उसी को हम लोग निरपेक्ष उच्चतम मान कहते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं कि किसी फलन के सभी स्थानीय उच्चतम मानों में से, ठीक है, अधिकतम मान को निरपेक्ष उच्चतम मान कहते हैं, अच्छी बात है। तो इसी तरह से आपका अगर निरपेक्ष न्यूनतम मान देखी जाए तो आप देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर न्यूनतम स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त हो रहे हैं। तो एक C2 पॉइंट पर स्थानीय न्यूनतम मान है, एक C4 पर है ना, दो जगह न्यूनतम मान प्राप्त हो रहे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आप दोनों में तुलना करके देखेंगे तो यहाँ से इसका मान अधिक न्यूनतम है ना, इसका मान और ज्यादा कम है। तो इससे पता चलती है कि दोनों स्थानीय न्यूनतम मान में इसका मान सबसे कम है, तो हम लोग इसी को निरपेक्ष न्यूनतम मान कहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई स्थानीय बहुत सारे न्यूनतम मान प्राप्त हुए हैं किसी फलन से, तो उस स्थानीय न्यूनतम मान में जिसका सबसे कम मान होगा उसी को निरपेक्ष न्यूनतम मान कहते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि किसी फलन के सभी स्थानीय निम्नतम मानों में से सबसे कम मान को निरपेक्ष निम्नतम मान कहते हैं, तो इस प्रकार आप लोग निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान को समझ गए होंगे। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, अच्छा हाँ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फलन है जिसके आपको ग्राफ खींचना मुश्किल होगी। तो ग्राफ अगर जैसे हम एक फलन के उदाहरण लेते हैं, मान लिया कि f(x) बराबर ले लिए x³ माइनस 3x + 2, अगर ये फलन ले लिए तो भाई इसका तो ग्राफ खींचना काफी मुश्किल होगी। तो इस फलन की अगर ग्राफ आप नहीं खींच पाएंगे तब तो आप क्या स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय उच्चतम मान को निकालने में मुश्किल होगी, और जब स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय उच्चतम मान नहीं निकाल पाएंगे तो फिर निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान में भी समस्याएं होंगी। तो फिर इस तरह के फलनों के लिए हम लोग एक स्पेशल विधि का उपयोग करते हैं, स्पेशल एक रूल का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग प्रथम अवकलज की विधि है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हम लोग कहते हैं। तो उस विधि से इस तरह के फलनों का हम लोग स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान को प्राप्त करते हैं। तो फिर आप लोग इसको नोट करेंगे और हम लोग उस फर्स्ट अवकलज विधि जो है उसको देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, प्रथम अवकलज परीक्षण, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और ये किस लिए करेंगे, तो किसी फलन के स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसके लिए कुछ रूल होते हैं। स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम मान को ज्ञात करने के लिए इस प्रथम अवकलज विधि के कुछ नियम होते हैं, कुछ क्रिया विधि होती है। तो हम उस क्रिया विधि वाले नियमों को बारी बारी से एकदम सीरियल बाय सीरियल इसको लिखते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन भी राइट साइड में मतलब दाएं साइड में लिख दिए हैं कि x³ - 3x + 3 में स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम मान बताएं। तो हम रूल भी लिखते चलेंगे और साइड में एग्जाम्पल को भी देखते चलेंगे, और तब जाकर हमको क्लियर समझ में आएगी। तो देखिए पहला रूल है, अगर कोई फलन दिया हुआ है y = f(x), तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसका डिफरेंशिएशन करके, प्रथम कोटि की डिफरेंशिएशन f' करके
उसे शून्य के बराबर कीजिए। पहला रूल है कि एफ डैश एक्स को ज्ञात करके उसे शून्य के इक्वल रख दीजिए। ऐसा करने से आपको विभिन्न एक्स की वैल्यू मिलेंगे। जो एक्स की वैल्यू मिलेंगे वह एक क्रिटिकल पॉइंट होगी, क्योंकि उसी बिंदु पर वह एक क्रिटिकल पॉइंट सीमांत बिंदु होंगे, क्योंकि उसी एक्स की मान पर, उसी एक्स की बिंदु पर आपको उच्चतम एवं निम्नतम मान प्राप्त होंगे। तो मान लिया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके, है ना, एक्स के विभिन्न क्रांतिक मान प्राप्त कीजिए। तो ये पहला हम रूल लिखे। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है, क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दिया है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम भी फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसका एफ डैश एक्स निकालिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x 3 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 3 जाकर भाग लग जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। इस तरह से x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 हुई। तो यहाँ से हम लोगों का जो x की मान प्लस माइनस 1 है वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, वो एक आपके सीमांत बिंदु है। तो इस तरह से हमने पहला रूल लिखा कि एफ डैश इक्वल टू 0 करके x के विभिन्न क्रांतिक मान प्राप्त कीजिए, सीमांत मान प्राप्त कीजिए। तो मान लिया कि जैसे इसमें प्लस माइनस 1 आ गया है, मान लिया कि इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गए हों, मान लिया कि एक a आ गया हो, ठीक है, x की वैल्यू एक a हो, एक b आ गया हो और एक c आ गई, ठीक। जिस तरह से इसमें आए उस तरह से इसमें, अच्छी बात है। आगे एक बात करते हैं, इसका जो दूसरा रूल क्या होती है। दूसरी रूल होती है कि आपने जो क्रांतिक मान प्राप्त किया है, या फिर क्रांतिक बिंदु लिखिए ना इसको, क्रांतिक बिंदु, जो आप क्रांतिक बिंदु प्राप्त किए हैं उसे एक संख्या रेखा पर डालिए। तो लिख देंगे कि क्रांतिक बिंदु को, दूसरी रूल में, क्रांतिक बिंदु को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। तो ये आपका दूसरी पॉइंट है कि जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट लाए हैं उसको एक संख्या रेखा पर दर्शाइए। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या रेखा डाल देंगे, यहाँ a लिख देंगे, यहाँ b और यहाँ c। तो इस तरह से हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर एक इस तरह का संख्या रेखा डाल दी और एक डाल दिए यहाँ पर क्या बिंदु हो गई -1 और ये +1, तो 2 बिंदु डाल दिए। अब ध्यान देंगे हम लोग, कभी संख्या रेखा के जगह पर आपको अगर यहाँ पर x की वैल्यू कभी कोण के रूप में आ जाए, एंगल के रूप में चला है, तो फिर एंगल वाला लाइन लेना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे fx बराबर sin x हो जाए, तो sin x होगा तो उसको आप करने के लिए क्या, उसका जो मान आएगा थीटा में आएगा, तो यहाँ पर थीटा में रख देंगे, पाई/2 जो भी आएगा सो रख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी लाइन है। तीसरी रूल क्या है, तीसरी रूल है कि आपने जो संख्या रेखा पर क्रिटिकल पॉइंट लिए हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट के कारण ये विभिन्न अंतरालों में बट जाते हैं। देखिए ना, ये -1, ये -∞, तो यहाँ पर एक इंटरवल मिला आपको -∞ से लेकर -1 तक, ठीक है। फिर ये भी एक इंटरवल मिल गया -1 से +1 तक, और फिर +1 से इधर भी +∞, यह भी एक अंतराल मिल गई। तो यहाँ पर 3 अंतराल में डिवाइड हो गए। उसी तरह से इधर भी एक यह इंटरवल, एक यह इंटरवल, एक यह इंटरवल और एक यह इंटरवल। तो इस तरह से विभिन्न इंटरवल मिल जाते हैं। तो इन इंटरवल में तीसरी रूल क्या करते हैं कि इन इंटरवल में हम लोग f' x की जो वैल्यू है
उसका साइन चेक करते हैं, उसका चिन्ह चेक करते हैं। तीसरी रूल में विभिन्न अंतरालों में एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स के चिन्ह को पता लगाया जाता है। ये तीसरी रूल है, ध्यान से देखिए इसको, पता लगाया जाता है। तो क्या करते हैं कि जो विभिन्न अंतराल है उसमें हम एफ डैश एक्स के चिन्ह को पता लगाते हैं। तो देखिए इसमें पहला अंतराल ये रहा, दूसरा ये और तीसरा ये। ये में एफ डैश एक्स के चिन्ह को पता लगाइए। इसमें एफ डैश एक्स क्या निकला है, एफ डैश एक्स यहाँ पर आया है 3x² -3। अब एक काम कीजिए कि -1 से लेकर -∞ के बीच में क्या मिल जाएंगे, तो -1 से छोटा -2 -3 -4, तो कोई भी आप अंक रख लीजिए, -2 ही रख के चेक कीजिए इसका मान क्या आता है। तो अगर हम -2 यहाँ पर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो -2 रखने पर एफ डैश एक्स का मान आ जाएगा 3 गुना -2 के स्क्वायर -3, 2 दूनी का 4, प्लस में हो जाएगा 4 12 -3 9, तो प्लस में आ गया। इसका अर्थ है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स की साइन पॉजिटिव है, चिन्ह जो होगा वह प्लस में होगी। दूसरी बात, अब -1 और 1 के बीच कोई बिंदु लीजिए, तो -1 और 1 के बीच में एक 0 आते हैं, तो आप 0 रख के चेक कीजिए एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या होगा। तो 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 स्क्वायर -3, माइनस में आया है ना। इसका अर्थ है कि ये वाला मान नेगेटिव रही। इस अंतराल में बात करते हैं, तो +1 से बड़ी संख्या आपको प्लस अनंत तक क्या होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तो आप संख्या रख के चेक कीजिए। मान लेते हैं कि हम 1 से बड़ी 2 रखते हैं, तो 2 रख के चेक करेंगे, तो 3 गुना 2 स्क्वायर -3, 2 दूनी का 4 और 4 12 -3 9, फिर इधर भी प्लस में आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तीसरी रूल के हिसाब से, ये आपका पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया क्रिटिकल पॉइंट, और तीसरा रूल इसी में लागू हो गया, क्या, इसका साइन चेक किया, चिन्ह चेक किया। चौथा रूल देखेंगे, जो चौथा नियम है ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसी से आपके मैक्सिमा और मिनिमा, जो उच्चतम मान वैल्यू है और निम्नतम मान वैल्यू है, उसका आइडेंटिटी होगी, उसकी पहचान की जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, इसका रूल है, ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर मान लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट स्मॉल a है, ठीक है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट में अगर आप जो इस अंतराल में चिन्ह की जांच किए हैं, तो अगर इधर प्लस साइन हो, ध्यान देंगे हम लोग, अगर इधर पॉजिटिव साइन हो और इस ओर निगेटिव चिन्ह हो, मतलब क्या कि अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के आप बाएं अंतराल से दाएं अंतराल में जाते हैं, तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव चिन्ह मिलती है, तो इसको हम लोग उच्चतम मान की बिंदु कहते हैं। ये ए को हम लोग उच्चतम मान की बिंदु कहेंगे, और जो एफ ए प्राप्त होगी वह उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान होगा। आप चेक कीजिए ना इसमें, है ना। आप इस इंटरवल में देखेंगे कि अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं, तो साइन जो है, चिन्ह है, वो प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो जब प्लस से माइनस की ओर जाती है, इसका अर्थ है कि बिल्कुल इसके जैसा है। इसका अर्थ है कि x बराबर -1 पर, है ना, निम्नतम मान प्राप्त होगी, या x बराबर -1 उच्चतम ना जी, उच्चतम मान प्राप्त होगी, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो x बराबर -1 को उच्चतम मान की बिंदु कहेंगे, और f -1 रख के चेक कीजिए,
जो -1 आएगा, एफ डैश -1 नहीं कर रहे हैं, एफ -1 इसमें -1 रख के चेक कीजिए। -1 के क्यूब -3 गुना -1 + 3, ये -1 + 3 और +3 कितने हो जाएंगे आपके, ये 3 3 6 में से घटा 5, तो यह उच्चतम मान कहलाएगा, उच्चतम मान हो गया। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन, अगर किसी इंटरवल में मान लेते हैं ये बी है, ठीक है, ये वाला हम ले लिए, इसके बाएं साइड में, इस बी के जो बाएं साइड के अंतराल है, लेफ्ट हैंड साइड के, अगर इधर निगेटिव हो, ठीक है, और इसके राइट साइड वाले जो इंटरवल है उसमें पॉजिटिव हो, मतलब क्या, आप बाएं से दाएं अगर जाते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर जाएंगे आप, तो बी को निम्नतम मान की बिंदु कहेंगे, निम्नतम मान की बिंदु, और एफ में बी रख के चेक करेंगे, जो प्राप्त होगी वह निम्नतम मान होगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें ये वाला कंडीशन बिल्कुल सेम है इसके जैसा। देखिए, आप बाएं से दाएं जाते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि इस 1 पर है ना आपकी निम्नतम मान प्राप्त होगी, और इसे निम्नतम मान की बिंदु कहेंगे। तो क्या बोलेंगे कि x बराबर जो +1 है को निम्नतम मान की बिंदु कहेंगे, और f +1 पर 1 रखिए, उसमें एक क्यूब -3 गुना 1 + 3, तो 1 -3 + 3 कितना, ये कट जाएंगे, 1 जो होगा वह निम्नतम मान होगी। अच्छा, हम जब निम्नतम मान कह रहे हैं तो यहाँ पर आप समझेंगे कि अस्थानीय निम्नतम मान कह रहे हैं। जी, इसका अर्थ आप लोग स्थानीय निम्नतम मान और स्थानीय उच्चतम मान लेंगे, और यहाँ भी स्थानीय निम्नतम मान की बिंदु कहेंगे, है ना। ये जो होंगे स्थानीय निम्नतम मान होंगे, यह भी स्थानीय उच्चतम मान होगा। तो इस तरह से आपके होते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक नेक्स्ट कंडीशन भी आती है, कंडीशन सी, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन का आपका हल ये यहीं तक हो जाते हैं, ठीक है। इसको अगर हटा देते हैं तो यहीं तक आपके क्वेश्चन का हल हो जाते हैं। एक तीसरा कंडीशन भी मिलती है। तो तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है, क्रिटिकल पॉइंट। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से राइट जाते समय इसका चिन्ह ही न परिवर्तन हो, मतलब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, या इसके लेफ्ट में भी प्लस और राइट में भी प्लस, तो कोई चिन्ह नहीं बदलता हो, तब हम लोग, मतलब चिन्ह में परिवर्तन ही नहीं होता है, दोनों तरफ सेम चिन्ह हो जाते हैं, तब हम लोग इस सी को नति परिवर्तन की बिंदु कहते हैं, है ना, नति परिवर्तन की बिंदु। और इस कंडीशन में f(x) का न तो आपका निम्नतम मान प्राप्त होता है और न ही उच्चतम मान प्राप्त होता है। इस स्थिति में f(x) का उच्चतम एवं निम्नतम मान प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल भी आपको लेकर दिखा देते हैं इसमें किस तरह से होता है। अगर मान लेते हैं कि y बराबर दिया है x3, ठीक है, अब चेक करेंगे, अगर y बराबर x3 दिया हुआ है, f(x) बराबर x3 दिया, ठीक है, तो अगर आप f' लेंगे तो 3x² करेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो x = 0 लेंगे। अब इसमें क्या होगा
कि आप इस जीरो के इंटरवल ले लिए, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। अब जीरो के आप पे बाएं साइड आइए LHS में, और इधर आकर एफ डैश एक्स को चेक कीजिए तो क्या होता है बाएं साइड में। तो जीरो से छोटा -1 होगा, तो एफ डैश एक्स में अगर आप -1 लिखेंगे तो 3 गुना -1 के स्क्वायर क्या आएगा +3, मैंने पॉजिटिव साइन मिल गई। और इधर चेक कीजिए तो उधर जाएंगे तो जीरो से एक बड़ा क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो एफ डैश एक में अगर 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 का स्क्वायर, यह भी +3 आया। तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, इसमें तो कोई साइन ही नहीं चेंज हो रही है, कोई चिन्ह नहीं चेंज हो रही है। तो कहेंगे कि x बराबर 0 नति परिवर्तन की बिंदु है। ठीक है, नति परिवर्तन की बिंदु है, और इस पर न तो आपको उच्चतम मान प्राप्त होगी और न ही निम्नतम मान प्राप्त होगी। और लिख भी देंगे, अतः x बराबर 0 पर fx का न तो उच्चतम मान प्राप्त होगा और न ही निम्नतम मान। अच्छी बात है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हाँ, इसमें एक और आपको बात बताते हैं कि थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक और बात आते हैं कि ये जो हमारा जो रूल जो है, ये जो प्रथम अवकलज परीक्षण विधि, वह किस तरह से अप्लाई होता है, ये क्यों इस तरह से हम लोग विभिन्न स्टेप को लिखते हैं, क्या रीजन है। सबसे पहले एक छोटा सा उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं, जिससे हमें इस थ्योरी को रटना नहीं पड़े। हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जो प्रथम अवकलज परीक्षण की जो क्रिया विधि हम लिखे हैं, जो उसके लिए विभिन्न प्रकार के रूल लिखे हैं, वे रूल की बेसिस क्या है ना, उस रूल की आधार क्या है, ये रूल कैसे आते हैं। तो इस रूल को जान कैसे आते हैं, इसके लिए हम थोड़ी सा देखते हैं। इसमें आपको पहला रूल है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 के बराबर कीजिए। अच्छा, हम मान लेते हैं कि कोई फलन की ग्राफ इस तरह से, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारी बातों पर, कोई फलन की ग्राफ इस तरह की, ठीक है। इसमें हम देखें कि यहाँ पर इसकी मैक्सिमा मान प्राप्त हो रही है, उच्चतम मान, और यहाँ पर इसकी निम्नतम मान प्राप्त हो रही है। तो इन उच्चतम मान और निम्नतम मान जहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, एक ऐसी चीजें हैं जो दोनों में एक जैसे मिल रहे हैं। वो क्या मिल रहे हैं भाई, कि जहाँ पर ये मैक्सिमा मान प्राप्त हो रही है, वहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इन दोनों बिंदु पर, तो इन दोनों बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा इस एक्स एक्सिस के समानांतर होगी, और जब एक्स एक्सिस के समानांतर होगी तो इस स्पर्श रेखा की ढाल शून्य होगा, है ना। इसका अर्थ है कि अगर जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा मान प्राप्त हो रही है, वहां पर के जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर है। और जब एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, और जब 0 डिग्री कोण बनेगी तो इस स्पर्श रेखा की जो ढाल tan 0 डिग्री का मान 0 होगा। इसका अर्थ है कि हम लोग ढाल एफ डैश एक्स को ही कहते हैं, एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर करेंगे, और यदि हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं तो इससे हमें x की वे वैल्यू मिल जाते हैं जिस पर कि x के वे सभी मान हमें प्राप्त हो जाते हैं जिस पर कि स्पर्श रेखा की ढाल 0 होती है। और जब स्पर्श रेखा की ढाल 0 होगी तो चेक कीजिए ना, वहीं तो आपके सब मैक्सिमा या मिनिमा मान प्राप्त होगी, क्रिटिकल
बिंदु मिलेंगे। तो इसलिए हम 0 के बराबर किए, क्योंकि f डैश x 0 के बराबर हो जाएगा। तो x के वे सब मान मिल जाएंगे जहां से स्पर्श रेखा की ढाल 0 होती है, और जहां भी स्पर्श रेखा की ढाल 0 होगी वहां पर जो फलन होगा या तो मैक्सिमम मान प्राप्त हो करेगी या मिनिमम मान प्राप्त करेगी। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग इसको समझ गए कि क्या लॉजिक है इसके पीछे f डैश x को 0 के बराबर करने की। इसका दूसरा रूल क्या करता है कि क्रांतिक बिंदु को अब संख्या रेखा पर दर्शाइए। मान लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट ए और बी मिला, इसे दूसरा रूल के हिसाब से हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे ए और बी। इसके बाद में कहता है कि आप विभिन्न अंतरालों में f डैश x के चिन्ह को पता लगाइए। मान लीजिए हम f डैश x के चिन्ह को पता लगाए, ठीक है। तो अगर इस साइड में है ना f डैश x के इधर भी चिन्ह का पता लगाए, और इसमें भी f डैश x के चिन्ह को पता लगाए, और इसमें भी f डैश x के चिन्ह को पता लगाए, तो यदि ध्यान से देखेंगे हम लोग, यदि इसमें चौथा रूल कहता है कि यदि आप किसी अंतराल में बाएं से दाएं जाते हैं और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे मान लेते हैं इसमें आपका f डैश x की साइन प्लस है और इसमें f डैश x की साइन माइनस है, माने बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको उच्चतम मान प्राप्त होगा। ये कहना क्या चाह रहे, इसे ध्यान से देखेंगे। अगर f डैश x का चिन्ह प्लस है, इसका अर्थ है कि इस क्रिटिकल पॉइंट के जो बाएं साइड है, देखेंगे इस a के जो बाएं साइड है, अगर इसका चिन्ह प्लस है, इसका अर्थ है कि इस बिंदु के बाएं में कोई भी बिंदु ले लीजिए, और बिंदु लेने के बाद में इस पर आप स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए, स्पर्श रेखा खींचिए ऐसे, ठीक है। स्पर्श रेखा खींचिए, चेक कीजिए ना, इसका ढाल प्लस में आएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो ये एक्स एक्सिस के साथ कोण बनेगा वह थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि ढाल जो होते हैं tan थीटा का मान 90 से छोटा होने पर पॉजिटिव आते हैं, प्लस में आते हैं, तो इसका ढाल प्लस होगा, ठीक है। और यदि इस ए के बाएं साइड आप जाते हैं, बाएं साइड किसी भी पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसे किसी भी पॉइंट पर, तो आपको इसका ढाल निगेटिव प्राप्त होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि चेक कीजिए ना, ये जो कोण थीटा होगी वह थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा तो 10 सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से इसका ढाल माइनस और इसका ढाल प्लस। तो अब चेक कीजिए, अगर दो स्पर्श रेखा की लाइन एक इधर से ऐसे और एक इधर से ऐसे जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो होगा, ये जो चोटी होगी, पीक पॉइंट होगा, वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही अटेंड करेगी, मैक्सिमम वैल्यू ही प्राप्त होगा। नहीं, अब चेक कीजिए ना, जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसे स्पर्श रेखा की ढाल आई पॉजिटिव और इधर से एक निगेटिव, और इस बीच में स्पर्श ये वक्र की ग्राफ है, तो आप बोलिए अगर इस तरह की लाइनिंग हो तो बीच में निश्चित रूप से आपके उच्चतम मान प्राप्त होंगे, और इस ए को उच्चतम मान की बिंदु कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि इसीलिए क्या करते हैं कि अगर बाएं में प्लस से दाएं जाते समय माइनस की तरफ जाएं तो फिर उस समय हमें उच्चतम मान प्राप्त होंगे, यहाँ पर मैक्सिमम मान प्राप्त होंगे, ठीक है। और दूसरी बात देखें, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं और मान लिए कि प्लस से माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, तो क्या होता है इसको चेक करते हैं। अगर हम इस पर बात करते हैं, इस पर, तो इस बी पॉइंट के हम बाएं साइड के किसी भी किसी भी बिंदु पर, इस ग्राफ के बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस के साथ
कि 90 से बड़ा कौन बनाएगा, चेक कीजिए ना। इसका अर्थ है कि इसका ढाल माइनस, ठीक है। ये अगर 90 एफ डैश एक्स का साइन माइनस है ना, तो बाएं साइड माइनस देख लीजिए हम, माइनस इस पर स्पर्श रेखा की ढाल। एफ डैश एक्स मतलब क्या, स्पर्श रेखा की ढाल। और अगर दाएं साइड का ढाल पॉजिटिव हो, जैसे देखिए अगर इस बिंदु पर आप खींचिए किसी भी पर स्पर्श रेखा, तो देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 90 से छोटा कौन बनेगा, थीटा इज लेस देन 90, तो इसका साइन पॉजिटिव होगी, तो इसका ढाल पॉजिटिव आएगा। तो अब बोलिए कि अगर जिस स्पर्श रेखा की ढाल निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़े, मतलब क्या, ऐसे ऐसे आ रहा, ऐसे, है ना। अगर बीच में ये वक्र के, ये स्पर्श रेखा, ये मतलब वक्र कर्व के ग्राफ हो, तो आप बताइए अगर इस ऐसा कंडीशन हो तो यहाँ पर न्यूनतम मान ही प्राप्त होंगे। इसका अर्थ है कि अगर माइनस ढाल से प्लस ढाल की तरफ जाए तो बीच में न्यूनतम मान ही प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट बी होगा इसे निम्नतम मान की बिंदु ही हम लोग कहेंगे। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल जाती है क्यों प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो हम लोग उच्चतम मान लिखते हैं, और माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो निम्नतम मान इसमें लिखा जाता है। इसके ग्राफ से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक रूल भी, एक आपको एक नियम मिलती है कि अगर कोई फलन हो, है ना, अगर कोई फलन हो तो उस फलन के जहां पर उच्चतम मान या निम्नतम मान प्राप्त होती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, या फिर वहां पर उसका डिफ्रेंसिएशन ही नहीं होती है उस फलन की। तो लिखते हैं, आपको समझाते हैं क्या कहता है कि जिस बिंदु पर एफ एक्स की उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त होता है, उस बिंदु पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उस बिंदु पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या एफ एक्स का अवकलज परिभाषित नहीं होता है, तो हमारे पास एक नोट मिलता है, एक रूल मिलती है कि जिस बिंदु पर एफ एक्स की उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त होता है उस बिंदु पर एफ डैश एक्स 0 होगा। चेक कर लीजिए ना, यहाँ से यहाँ पर इस बिंदु पर उच्चतम मान प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर एफ डैश एक्स मतलब क्या, स्पर्श रेखा की ढाल 0 है, यहाँ पर निम्नतम मान प्राप्त हो रही है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल 0 है, ढाल एफ डैश एक्स 0 होगा। या ये भी कह रहा है कि या एफ डैश जो एफ एक्स है उसका अवकलज ही उस बिंदु पर परिभाषित नहीं होगा, उस बिंदु पर आप अवकलज ही नहीं निकाल सकते हैं, मतलब एफ डैश एक्स ज्ञात नहीं की जा सकती है। एक उदाहरण लेकर दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ले लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, ठीक है। एक इंटरवल ले लेते हैं a1 to 5, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि आपका x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लेनी है, मान लेते हैं कि इस बिंदु पर ये x बराबर 5 है। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर 5 है, तो यहाँ पर अगर बिंदु देखी जाए तो यहाँ एफ एक्स का मान 4 होगा। तो चेक कीजिए ना, 5 में से 1 घटेगा, कितने आ जाएंगे, एफ एक्स बराबर 4। इसका अर्थ है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वह 4 है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है इस बिंदु 5 पर। तो 5 पर आप अगर एफ डैश एक्स निकालना चाहे तो नहीं निकल पाएगी,
वो इसलिए नहीं निकल पाएगी, मतलब सही बात है कि किसी भी अगर कोई फलन हो तो उसके जो क्लोज इंटरवल पे जो सबसे लास्ट बिंदु होते हैं या शुरू वाले जो बिंदु होते हैं उस पर बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन नहीं निकलती है। आपको एक ग्राफ दिखाते हैं, चेक कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक इस तरह की ग्राफ है, इस तरह की, तो एफ डैश एक्स निकालने का अर्थ क्या है कि आप ढाल निकालना चाह रहे हैं। तो इसके सबसे लास्ट वाले ढाल मतलब क्या, किसकी ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। तो आपको अगर कहा जाए कि इसके लास्ट वाले पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए, स्पर्श रेखा खींचिए, तो आप नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा तो ऐसे गुजरती है ना, ऐसे होती है या ऐसे होती है। लास्ट बिंदु पर आप कैसे स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, ये होगा या फिर ये होगी या ये होगा, बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये स्पर्श रेखा नहीं कही जाएगी, है ना। स्पर्श रेखाएं तो बस एक ऐसे करके जाता है एक बिंदु को छूते हुए, तो फिर आप लास्ट पॉइंट पर स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे। और जब स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे तो एफ डैश एक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी तरह से इसमें भी वही बात कर रहा है कि लास्ट वाले जो पॉइंट है उस पर आपको क्या होंगे, जहाँ पर माने अवकलज ही परिभाषित नहीं होगी। तो इसका अर्थ है कि इसका उच्चतम मान 4 है, तो जहां उच्चतम मान या निम्नतम मान प्राप्त होंगे या तो एफ डैश एक्स का मान 0 होगा, यहाँ से समझे, या फिर उसका डिफ्रेंसिएशन ही नहीं होगी, यहाँ से समझे। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे थोड़ी सा। किसी फलन की स्थानीय उच्चतम एवं स्थानीय निम्नतम मान की जो प्राप्त करने की जो विधि है वो हम लोग दो विधि से करते हैं। एक पहला प्रथम अवकलज विधि और दूसरा द्वितीय अवकलज विधि। तो दो विधियों से की जाती है। तो प्रथम अवकलज विधि को आप लोग बिल्कुल बढ़िया डिटेल से सीख चुके हैं। जो द्वितीय अवकलज विधि है हम लोग उसको देखते हैं। हालांकि अगर आप द्वितीय अवकलज विधि से सारा का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे तो प्रथम अवकलज विधि क्यों बताएं आप हमको, इतने देर से क्यों आप परेशान करके रखे थे। तो देखिए प्रथम अवकलज विधि को भी आपके जानना जरूरी है, क्योंकि वो आपको सिलेबस है और ऑब्जेक्टिव के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना। आप कितने आप जानकारी रखते हैं, किस तरह से आपके पास जानकारी है, वो आपको ऑब्जेक्टिव आपकी माप करता है कि किस तरह से आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। तो फिर ऑब्जेक्टिव के व्यू से या फिर किसी क्वेश्चन को समझने के लिए आपके जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं द्वितीय अवकलज विधि। तो इस परीक्षण विधि से आप क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन आप टोटल लेसन को ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम विधि को ना अप्लाई करें तो इससे भी हो जाएगी, हालांकि दोनों विधि से कर पाएंगे, लेकिन इस विधि से करना काफी आसान हो जाएगा। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल आपको क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं कि यदि कोई फलन y बराबर एफ एक्स हो तो, पहला रूल है, ठीक है, पहला नियम है कि आप क्या कीजिए कि y बराबर एफ एक्स का प्रथम कोटि के अवकलज है ना, डिफरेंशिएशन क्या, dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला रूल है कि अगर कोई y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया है तो आप क्या कीजिए कि उस फलन का प्रथम अवकलज dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स को गणना कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए। इसका दूसरा रूल क्या है ना, तो उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कीजिए, है ना। ये दूसरा रूल है कि आपको उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू आप 0 के बराबर कीजिए। इसमें अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा करने पर मान लिया
कि x की कुछ वैल्यू मिले, x बराबर a, b एवं c प्राप्त हुए, तो तीसरी विधि क्या करनी है, ध्यान देंगे हम लोग, है ना। तीसरी जो है आपको ये है से उच्चतम और निम्नतम मान की पहचान कराती है। तो तीसरी विधि में क्या होगी कि आप एक मिनट, तीसरी विधि में आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे क्या, fx का द्वितीय कोटि का अवकलज है ना, मतलब क्या, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश एक्स ज्ञात कीजिए। तो चौथा रूल जो होगी आपकी, यहां से आइडेंटिफाई होगी उच्चतम मान या निम्नतम मान प्राप्त होगा कि नहीं होगा। चौथा रूल में क्या करेंगे कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर या एफ डबल डैश एक्स में यहां से एक्स की विभिन्न वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश एक्स में एक्स बराबर ये ए बी सी को रखने पर मान लिया, अगर हम रख रहे हैं तो मान लेते हैं कि प्रथम कंडीशन है ना, फर्स्ट स्थिति में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर ए पर या एफ डबल डैश ए, अगर इसका चिन्ह पॉजिटिव आ जाती है, प्लस आ जाती है, ठीक है, बराबर पॉजिटिव, तो याद रखेंगे x बराबर a स्थानीय निम्नतम की बिंदु होगा, प्लस आने पर निम्नतम की बिंदु याद रखेंगे, उल्टा चलता है इसमें, प्लस आने पर निम्नतम कहलाएगा, तम की बिंदु होगी, तथा एफ एक्स के जगह ये रख देंगे ए, एफ ए जो होगा, जो इसमें एफ एक्स दिया है वहां पर ए रखेंगे, यह निम्नतम मान होगी, निम्नतम मान हो गया। अच्छा एक बात ध्यान से सुनेंगे, हम निम्नतम मान कर रहे हैं या स्थानीय निम्नतम मान, दोनों एक ही बातें हैं, है ना, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अब सोच रहे हैं कभी निम्नतम मान कर रहे हैं, कभी स्थानीय निम्नतम मान कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम निम्नतम मान कर रहे हैं तो आप समझिए कि स्थानीय निम्नतम मान की हम बात कर रहे हैं। हाँ, जब निरपेक्ष निम्नतम मान कहेंगे या निरपेक्ष उच्चतम मान कहेंगे तब इनसे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक निरपेक्ष न लगाएं तो आप समझिए कि स्थानीय निम्नतम मान या निम्नतम मान दोनों एक ही बात है, स्थानीय उच्चतम मान और उच्चतम मान दोनों एक ही बात है, तो इसमें आपका निम्नतम मान होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, स्थिति सेकंड देखिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, अगर आप x बराबर b रखते हैं, एफ डबल डैश बी, और मान लिया कि b रखने पर इसका साइन निगेटिव आता है, चिन्ह माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो अगर माइनस में आ जाती है तो x बराबर b को हम लोग निम्नतम नहीं उच्चतम ना जी, उसके उल्टा, माइनस में है तो उच्चतम प्राप्त होगी, उच्चतम की बिंदु कहेंगे, तथा एफ में अगर इस एफ में बी रखेंगे तो इसी को उच्चतम मान कहेंगे, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, स्थिति थर्ड, अगर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर सी रखते हैं, है ना, और अगर रखने पर हमें इसका मान शून्य आ जाता है, अगर जीरो आ जाती है तो आप प्रथम अवकलज की विधि की सहायता लेंगे, इसलिए
जांच करने के लिए उच्चतम मान प्राप्त होगा कि न्यूनतम मान, उसमें बाएं से दाएं और दाएं और बाएं से दाएं जाकर साइन चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रथम अवकलज की विधि का उपयोग मिलेगा। तो महत्तम माने उच्चतम एक ही बात है, महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए प्रथम अवकलज परीक्षण की सहायता लेनी होगी। और अक्सर इतना होने पर, जीरो होने पर, उससे आपको कोई मान प्राप्त नहीं होता है, न तो मैक्सिमम और न ही मिनिमम, कोई मान प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये आपके रूल हो गए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो इस आधार पर पूरा लेसन की जाएगी, और उससे पहले कुछ खास बातें, कुछ बेसिक चीजें हैं, उन बेसिक चीज को जान जाते हैं तब हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का चिन्ह हो तो इसका अर्थ है कि न्यूनतम मान होगी, ठीक है ना। आप सीधे से समझ भी रहे होंगे। अगर मान लेते हैं दिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने x का सबसे, x का इसका अर्थ क्या है कि x जो है वह शून्य से बड़ा या बराबर है, ठीक है। मतलब क्या, x का सबसे न्यूनतम मान आपको मालूम पता है, कितना पता है, 0। और x का सबसे बड़ा मान क्या है, पता नहीं, ठीक है। तो यही हम लिखे हैं। अब इसे साधारण स्तर पर समझेंगे। इसे आप जो मैक्सिमा और मिनिमा के जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उस पर आप नहीं जोड़ेंगे, आप इस साधारण स्तर से समझिए इसको, ठीक है। अगर x इज ग्रेटर देन इतना हो, इसका अर्थ है x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। इसका अर्थ है कि आपका x की वैल्यू पता है, सबसे कम पता है 0, और अधिक कितना है, अधिक अनंत तक हो सकते हैं, पता नहीं है। तो वही लिखे हैं कि अगर ऐसा चिन्ह दिया हो तो आपको केवल न्यूनतम मान प्राप्त हो सकती है, आप न्यूनतम मान के बारे में जानते हैं। अगर इस तरह से लेस देन इक्वल टू का चिन्ह दिया हो तो उच्चतम मान के बारे में जानते हैं। नहीं, अगर दिया हो कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका अर्थ क्या है, x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा, मतलब सबसे बड़ा 2 होगा, तो उच्चतम मान आप जान रहे हैं। न्यूनतम मान आपको पता है क्या, नहीं। तो इस तरह से ऐसा होने पर उच्चतम मान हमें केवल पता होता है। इसी तर्ज पर इसको भी लिख दिया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसका अर्थ है कि एफ का न्यूनतम मान ए है, माने एफ एक्स जो है वह ए के बराबर या ए से बड़ा है। तो सबसे छोटा में ए होगा, तो सबसे छोटा ए मालूम पता है। अगर इस तरह से चिन्ह हो तो उसी तरह सबसे बड़ा क्या होगा, ए होगा। अब इधर से आते हैं, अगर x माइनस ए के होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 हो, तो या ऐसे हो, प्लस में भी हो, तो ए इसका न्यूनतम मान जो होगा वह ए होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस में होगा, माइनस में ध्यान से देखेंगे तो, और लेस देन के चिन्ह हो, तो चाहे प्लस में हो या माइनस में, इसका हमेशा उच्चतम मान जो होगा वह है, यहाँ से हम थोड़ी सा देखते हैं तो उच्चतम मान इसको जोड़ के रख दिया गया है। अच्छा ठीक है, इसको 0 और इसको भी थोड़ा बुक देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। महत्तम या न्यूनतम मान 0 से ही तुलना कर रहा है, यहाँ भी 0 होगी और यहाँ भी 0 लेंगे। चलिए ठीक है, लेसन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर आते हैं, अगर मॉडुलस में फलन हो ग्रेटर देन 0 तो हमेशा न्यूनतम मान प्राप्त होगी। देखिए ना, यहाँ से धनात्मक होगा तो धनात्मक होगा तो न्यूनतम मान ही प्राप्त होगी, और लेस देन ये ऋणात्मक है तो लेस देन 0 होगा तो न्यूनतम मान 0 हो जाएगी, उच्चतम मान 0 होगी। यहाँ से देखिए जो साइन एक्स का रेंज है वो -1 से +1 के बीच होता है, तो साइन एक्स का उच्चतम मान 1 होगा और साइन एक्स का न्यूनतम मान -1 होगी, ठीक है। और कॉस एक्स में भी वही बात है, -1 से 1 इसका रेंज होता है, पढ़े ना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। तो आपका cos x का उच्चतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। तो हमेशा कभी भी आपके लेसन में कभी cos x मिल जाए, उच्चतम मान पूछा जाए तो हमेशा 1 दीजिए, न्यूनतम मान हमेशा -1 दीजिए। tan x में तो क्या होते हैं, उच्चतम +∞ और न्यूनतम -∞। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने लेसन को लेकर आते हैं।